नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करते हैं सीईसी गुरुकुल के योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं हठ प्रदीपिका के प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है। हमने पहले भी पढ़ा कि प्राण क्या है, प्राणायाम क्या है, उसके परिचय को हमने जान लिया था पहले। इसके बाद हम जो जानने की कोशिश करेंगे कि प्राणायाम जो है जिसमें हम अपने जीवनी शक्ति का विस्तार करते हैं। तो जीवनी शक्ति का विस्तार करने का मतलब है कि अपने जीवन को बढ़ाना, अपनी आयु को बढ़ाने का जो हम काम कर रहे हैं वो हम प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारे अलग अलग जो टेक्स्ट हैं, अलग अलग जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें प्राणायामों की किस किस प्रकार से व्याख्या की गई है और उनका वैज्ञानिक आधार क्या है और किस प्रकार के प्राणायाम कहे गए हैं। कुछ हीट जनरेट करते हैं, कुछ कूलिंग जनरेट करते हैं बॉडी में। तो हमें किस प्रकार का प्राणायाम कब करना चाहिए, मौसम कौन सा होना चाहिए, सावधानी क्या होना चाहिए, किन्हें प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लाभ क्या है, विधि क्या है, इन सभी को क्रम से हम लेकर के आ रहे हैं। तो आज जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हठ प्रदीपिका का सामान्य जो परिचय है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हठ प्रदीपिका है क्या। हठ प्रदीपिका हठ योग का एक अनुपम ग्रंथ है जो सबसे इम्पोर्टेंट कहें या हम कहें कि यदि हठ योग के ग्रंथों का वर्णन आता है या हठ योग के ग्रंथों की चर्चा होती है तो सबसे पहली चर्चा किसी की होगी तो हठ प्रदीपिका। पहला किसी के मुंह पे शब्द होगा तो हठ प्रदीपिका ही होगा, जो हठ प्रदीपिका के ग्रंथ जितने भी बताए गए हैं, क्योंकि हठ प्रदीपिका उनमें सबसे अग्रणी स्थान रखता है। तो हठ प्रदीपिका के रचनाकार कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी इसके रचनाकार हैं, यानी कि स्वामी स्वात्माराम जी ने इनको लिखा। फिर हम इसकी हठ प्रदीपिका का काल क्या है, तो काल है 14वीं शताब्दी में, 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का हम मान सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम नहीं है कि 1420 में हुआ, 1450 में हुआ, 1480 में हुआ। ऐसा कोई फिक्स या कोई निश्चित काल नहीं है। 1400 से 15वीं शताब्दी के बीच के काल को ही हठ प्रदीपिका का काल माना जाता है। और यदि कोई पूछता है कि एक यदि हम डिजिट में कहें तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। अब इसमें किस प्रकार के योग की चर्चा की गई है, योग के अंग क्या है? मुख्य रूप से 4 अंगों की चर्चा यहाँ पे की गई। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, योग के 4 अंग यहाँ पे माने हैं। आसन कितने कहे? आसनों की संख्या यहाँ पे 15 कही है। आसन को हठ योग के यानी कि हठ प्रदीपिका के योग के जो अंग हैं या योग है उसमें आसन को पहले क्रम पे रखा है और आसन को पहले अध्याय में ही उन्होंने डिफाइन किया है। तो आसन 15 की संख्या बताई गई है। प्राणायाम यानी कि जिनको कुंभक कहा है उनकी संख्या 8 बताई गई है, जिनकी चर्चा हम इस व्याख्यान में विस्तृत रूप से करेंगे। उसके बाद मुद्राओं की संख्या 10 होती है। नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आरंभा, घटा, परिचा और निष्पत्ति अवस्था होती है। इसके बाद बात करें कि इसमें अध्याय कितने हैं। अध्याय कहें तो 5 हैं और योग के अंग कहें तो 4 हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये संदेह होता है कि योग के अंग 4 हैं तो अध्याय भी 4 ही होंगे। बहुत सारे जो व्याख्याकार हैं आधुनिक समय में भी बहुत सारे लोगों ने 5वें अध्याय को माना ही नहीं है, जबकि 5वां अध्याय के बिना हठ प्रदीपिका कंप्लीट ही नहीं हो सकती। या हम कहें हठ प्रदीपिका का जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, योग चिकित्सा, यदि चैप्टर उससे हटा दिया जाए तो वो कहे ना कि निष्प्रभावी या प्रभावहीन या कम गुणवत्ता वाली हो जाएगी, क्योंकि उसके कारण है। जब कोई व्यक्ति योग करता है प्रारंभिक समय में और किसी योग्य व्यक्ति के साथ भी करता है, लेकिन बाई चांस कोई काम हो गया, योग्य गुरु नहीं है या योग्य गुरु से सीख करके आप अपने आप कर रहे हैं और कुछ गलती हो गई, या आपसे अनजाने में हो गई या गलत तरीके से करने से होगी या गलत तरीके से सिखाने से हो गई, तो उस योग को चिकित्सा के रूप में कैसे हम बात करें, वो 5वें अध्याय में यहाँ पे कहा, जिसका नाम योग चिकित्सा है। तो योग चिकित्सा में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों से के इम्बैलेंस से होने वाले रोगों की चिकित्सा को बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कहा कि वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं। माने जो वायु जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, क्रूर हो जाती है, तो 80 प्रकार के रोग क्रमशः होते हैं। उसके बाद कहा कि यदि पित्त है, पित्त इम्बैलेंस हो जाए तो 40 प्रकार के रोग होते हैं।
और यदि कफ इम्बैलेंस हो जाए तो 20 प्रकार के रोग होते हैं। और उनमें से बहुत सारे रोगों की अच्छी चिकित्सा, और मैं कहूँ प्रभावशाली चिकित्सा, और मैं कहूँ कि बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ करने वाली और बहुत अच्छे से उसका क्योर करने वाली, बिना साइड इफेक्ट के, मतलब साइड इफेक्ट लेस जो थेरेपी है वो योग चिकित्सा है। और वो 5वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको अनायास ही आपके बहुत सारे रोगों की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, बहुत सारी समस्याओं का जो समाधान है वो आपको चुटकियों में प्राप्त होगा। तो हठ प्रदीपिका के 5वें अध्याय को हमें पढ़ना चाहिए, जो कि योग चिकित्सा है। और योग जब साधना हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई गलती हो सकती है, कोई ना कोई किसी प्रकार का आपसे गलत प्रक्रिया हो सकती है। तो उस अवस्था में हमें किस प्रकार से शरीर को ठीक करना चाहिए, या हो सकता है कि खान पान की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए, या हो सकता है कि आप बाहर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में कोई आपने बाहर से कुछ खाया पिया ऐसा, या फिर आपकी दिनचर्या बाधित हो रखी, उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका योग चिकित्सा के द्वारा बहुत अच्छा समाधान किया जा सकता है। तो ये हठ प्रदीपिका का परिचय सामान्य हमने जाना। अब बात करेंगे, प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो नाड़ी शुद्धि की बात जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि नाड़ी शुद्धि के अभ्यास की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी प्राणायाम की बात की गई है, वो चाहे हठ प्रदीपिका में कही हो या वो घृण संहिता में कही हो, उससे पहले नाड़ी शुद्धि की बात जरूर कही है। अब बहुत लोग कहेंगे कि नाड़ी शुद्धि को प्राणायाम क्यों नहीं कहा। फिर ये कह सकते हैं कि प्राणायाम से पूर्व की तैयारी या प्री वर्कआउट ऑफ द प्राणायाम इसको कहा गया है, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार। यदि बात करें शिव संहिता की, तो नाड़ी शुद्धि को केवल एक प्राणायाम के रूप में माना और वो नाड़ी शुद्धि है। यदि कोई भी हठ योग का ग्रंथ आप उठाएंगे तो नाड़ी शुद्धि की बात उसमें हमेशा की गई है, और सभी प्राणायाम करने से या कुंभक करने से पहले की बात है। अब नाड़ी शुद्धि का सिंपल सा जो अर्थ है, सामान्य जो अर्थ है, वो है अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना। जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, नस नाड़ियां हैं, उनको प्यूरिफाई करना, उनको शुद्ध करना। उनमें किसी भी प्रकार का मल यदि जमा है, अवशिष्ट पदार्थ यदि उसमें मौजूद है, विद्यमान है, तो हमारी नस नाड़ियों से प्राण का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी बताया कि यदि नस नाड़ियों में सबसे पहले क्या प्राण का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाएगी, प्राण का प्रवाह जाएगा, उसके साथ साथ जो शुद्ध रक्त है उसकी सप्लाई होती है। तो जो परिवहन तंत्र है वो सबसे पहले ऑक्सीजन को लेकर के चलता है, और उसके साथ साथ आपकी जो शुद्ध रक्त है उसकी वो चलती है। यदि आपकी नाड़ियों में मल जमा है, यदि आपकी नाड़ियां अशुद्ध हैं, यदि नाड़ियों में अवशिष्ट पदार्थ जमा है, तो आप मान के चलिए कि आपकी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होगा। और यदि प्राण का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हुआ तो रक्त का जो प्रवाह है, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जिस अंग प्रत्यंग में, जिस नस नाड़ी में ऑक्सीजन का और ब्लड का, इन दोनों की सप्लाई नहीं होती, वो आप मान करके देखिए कि किस प्रकार का उस अंग का प्रभाव होगा। वो अंग निष्क्रिय हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, और वो अंग आपको बहुत बड़ी परेशानी में डालने का काम करेगा, या उस अंग से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले भविष्य में होंगी। तो इसलिए नाड़ी शुद्धि की बात इसलिए कही कि पहले व्यक्ति स्वस्थ हो, पहले व्यक्ति की नाड़ियां शुद्ध हो, पहले व्यक्ति पूरी तरह से बॉडी उसकी क्लीन हो। तो यदि नाड़ी शुद्ध है तो ही वो प्राणायाम करने का अधिकारी बनता है। तो एक प्रकार से है तो प्राणायाम ही, लेकिन प्राणायाम से, सब प्राणायामों से पहले, यानी अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने का ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, उसको नाड़ी शुद्धि कहा। अब नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता, ये मैंने बता ही दिया कि नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों है। अब हम नाड़ी शुद्धि की विधि को जान लेते हैं। सामान्यतः जो नाड़ी शुद्धि की विधि है वो क्या है। नाड़ी शुद्धि हमारी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल, दो नॉस्ट्रल होती हैं, तो हमें इसके साइंस को समझना पड़ेगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल में ईड़ा नाड़ी कहते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल को, राइट को पिंगला कहते हैं। और लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ देना, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ देना, ये क्या है, सामान्य अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है, यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इसको हम बोलते हैं। लेकिन इसको हम देखें कि नाड़ी शुद्धि इसमें और अनुलोम विलोम में फर्क क्या है। नाड़ी शुद्धि में होल्डिंग होती है, माने कुंभक किया जाता है, लेने का, रोकने का और छोड़ने का, इन तीनों रेशों का फर्क होता है 1:4:2, यानी कि 1:4:2 के अनुपात में जितने समय में आपने प्राण को भरा उससे 4 गुना समय तक अंदर रोकेंगे और उसके 2 गुना समय तक उसको बाहर छोड़ेंगे। मान लीजिए आपने 16 सेकंड तक आपने श्वास को भरा,
64 सेकंड तक श्वास को अंदर रोकेंगे, कुंभक करेंगे और 32 सेकंड में उसी श्वास को दाई नासिका से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाई नासिका से 16 सेकंड में श्वास को भरेंगे, 64 सेकंड अंदर रोकेंगे और 32 सेकंड राइट नोस्ट्रल से उसको छोड़ देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे क्योंकि राइट से हमने भरा था। ये एक प्रकार की एक राउंड हो गया नाड़ी शुद्धि का। अब इसकी विधि 1-4-2 में क्या होनी चाहिए? यदि प्रारंभिक स्तर का कोई व्यक्ति है तो 12, 48, 24 ये होनी चाहिए। 12 सेकंड में इनहेल करे, 48 सेकंड होल्ड करे और 24 सेकंड में एक्सेल कर दे। और यदि उससे ऊपर का अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उसको करना चाहिए 16, 64, 32, यानी कि 16 सेकंड में श्वास लिया, लेफ्ट से शुरू करना है बट लेफ्ट से करना है, फिर राइट से भी वही विधि करनी है। तो 16 सेकंड लिया, 64 सेकंड रोक के रखा और 32 सेकंड में उसको निकाल दिया। ये जो मध्यम दर्जे के अधिकारी हैं उसके लिए है। और जो तीसरे स्तर के अधिकारी हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए है आपने 20 सेकंड तक भरा, 80 सेकंड तक रोका और 40 सेकंड तक छोड़ दिया। तो ये है। तो नाड़ी शुद्धि क्या है, एक राउंड हम करके भी देखेंगे तो आपको पता चले। तो सबसे पहले हम दाएं हाथ से, जो लेफ्ट हैंड यूज करते हो लेफ्ट हैंड यूज करें, जो राइट हैंड यूज करते हो राइट हैंड करें। चूंकि मैं राइट हैंड यूज करता हूं तो अपने हाथ को सीधा करें। पहली जो 2 उंगलियां हैं उनको फोल्ड करके अंगूठे के पास लेकर के आए। पीछे की 2 उंगलियां जो आपकी हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, उसको मिला लें और अंगूठा। ये हमारी नासाग्र मुद्रा है। इस नासाग्र मुद्रा का प्रयोग कैसे करना है? जो थंब है, अंगूठा है, उससे हमेशा राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करना है और जो आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उससे आपने लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करना है। तो मान लीजिए आप प्रारंभिक अधिकारी हैं, प्रारंभिक स्तर पे आप शुरू कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप 12, 48 या 24 नहीं कर सकते या 16, 64, 32 नहीं कर सकते, तो आप 5, 20, 10 से भी शुरू कर सकते हैं। आप 10, 40, 20 से भी शुरू कर सकते हैं। आप 8, 32, 16 से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के, देखिए मेरी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। एज पर योर नीड एंड कैपेसिटी का जो प्रिंसिपल है वो हमें फॉलो करना चाहिए। मेरी आवश्यकताएं कितनी है और मेरी क्षमता कितनी है, तो वो मेरे को देखनी चाहिए। मेरी आवश्यकता ज़्यादा है और क्षमता कम है तो मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और मेरी क्षमता बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरी आवश्यकता कम है तो मुझे अपने आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, ना कि क्षमता के अनुसार। मेरी क्षमता में 2 घंटे प्राणायाम कर सकता हूँ, आवश्यकता मुझे 15 मिनट प्राणायाम करने की है तो मैं 15 मिनट प्राणायाम करूं, बाकी के समय में कुछ और करूं, और कुछ प्रोडक्टिव मैं काम कर सकता हूं। ये हमें करना चाहिए। तो नासाग्र मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। जितने सेकंड में भरा जाए, 5 में, 10 में, 8 में, उसके 4 गुना तक अंदर रोक के रखेंगे और दुगने समय में राइट से बाहर निकाल देंगे। फिर राइट से लेंगे, उसको भी इतनी देर अंदर रखेंगे, 4 गुना टाइम, और फिर दुगने टाइम में लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देंगे। एक राउंड हम करके देखेंगे। पहले थंब से राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। ये मैंने एक राउंड किया जिसमें मैंने जितने समय में लिया उसके 4 गुना रोका और 2 गुना समय में उसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि साउंड नहीं था। हम जहाँ भी सीखने जाते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं? हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये जो साउंड है
ये नहीं आना चाहिए। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो साउंडलेस होना चाहिए। यदि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, यदि नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं तो साउंडलेस होना चाहिए। बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं तो साउंडलेस होना चाहिए। हाँ, कपाल भाती कर रहे हैं तो साउंड स्वाभाविक रूप से आएगा, भस्त्रिका कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आएगा, शीतली शीतकारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आएगा, वो अलग है। लेकिन यदि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कर रहे हैं, यदि आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं, यदि आप अब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको अपना प्राण, आपका जो साउंड है वो साउंड लेस होना चाहिए। उसकी ध्वनि नहीं आनी चाहिए, उसको जोर जोर से नहीं करना होता, क्योंकि नाड़ी शुद्धि अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने का तरीका है। उसको पूरा विधि के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ। दो ही बातें मैं हमेशा कहता हूं कि प्राणायाम में या कोई भी काम कर रहे हैं तो डेडिकेशन और ग्रेटिट्यूड रखिए। ग्रेटिट्यूड उनके प्रति रखिए जिनसे आपने सीखा है, और डेडिकेशन उस विधि के प्रति या उस चीज के प्रति रखिए जो आप कर रहे हैं। तो जिसके प्रति डेडिकेशन होगा उसको आप जल्दी आत्मसात कर पाएंगे, और जिन्होंने सिखाया है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो आपके अंदर कृतज्ञता पैदा होगी। जो ग्रेटिट्यूड पैदा होगा वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब इसके साथ साथ कहा कि नाड़ी शुद्धि की सिद्धि कितने समय में होती है, तो नाड़ी शुद्धि की जो सिद्धि है वो हठ प्रदीपिका कहते हैं कि 3 महीने में हो जाएगी। लेकिन 3 महीने में कब होगी? जब नियमित रूप से करेंगे। और नियमित रूप से एक दिन में कितनी बार करेंगे, आगे बताया। एक दिन में नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कितनी बार करना है? 4 बार, और 4 बार में 80 बार। तो अब क्या हुआ, यानी कि एक बार में 20 राउंड आपको करने हैं। अब 20 राउंड कैसे करेंगे? यानी कि लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, रोका और लेफ्ट से छोड़ दिया, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 20 अभ्यास एक बार में बैठ के करने हैं। और ये समय क्या क्या है? समय है प्रातःकाल, दोपहर, सायं और रात्रि सोने से ठीक पहले। तो ये 4 समय पे हमें करना है। तो यदि 4 समय करेंगे और एक बार में मिनिमम 20 राउंड होने चाहिए, और टोटल एक दिन में 80 राउंड आपने किए, इत्मीनान से किए, बहुत आराम से किए, तो आप ये मान के चलें कि 3 महीने इसकी सिद्धि का समय बताए, यदि अकॉर्डिंग टू फुल गाइडेंस आप हठ प्रदीपिका के करते हैं। आपका नाड़ी शुद्धि के स्तर क्या होते हैं? नाड़ी शुद्धि में निम्न, मध्य और उच्च स्तर होते हैं। यानी कि जो मध्यम स्तर का, निम्न स्तर का अधिकारी होता है वो क्या करता है? वो 12, 48, 24 सेकंड में करता है। मध्यम स्तर का व्यक्ति वो क्या करता है? वो आपका 16, 64, 32 में करता है। और जो उत्तम स्तर का अधिकारी है, उत्तम दर्जे का अधिकारी है या साधक कहें, तो वो 20, 80, 40 का उसका रेशियो रहता है। और इसमें निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के साधकों की एक कैटेगरी ये भी होती है कि निम्न जो साधक होते हैं उनको बहुत पसीना आता है, उसके लक्षण मैं बता रहा हूँ। मध्यम स्तर के जो साधक होते हैं उनके बॉडी में शिवरिंग होती है, कंपन होती है, क्योंकि चक्रों का भेदन हो रहा है। चक्रों का भेदन हो रहा है तो बॉडी के एक चक्र से दूसरी चक्र में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड से होकर के जाती है, तो वहाँ पे एकदम से वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वो मध्यम स्तर के अधिकारियों के लक्षण कहे हैं। और उच्च स्तर के अधिकारी जो भूमि का त्याग करके अपने आप को हल्का बना लें, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति हल्का बनता है, तो इसलिए वो जमीन का त्याग करके आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त करता है। अब कहा कि नाड़ी शुद्धि के लाभ क्या है, तो नाड़ी शुद्धि के लाभ हैं, शरीर में मजबूती आती है, निश्चित रूप से आएगी, हल्कापन आएगा, शरीर का पतला होना, कांति से युक्त होना, कांति यानी कि ग्लो से युक्त होना, जठराग्नि प्रदीप्त होना, अनाहत नाद की प्राप्ति के साथ पूर्ण आरोग्यता प्राप्त होना, ये नाड़ी शुद्धि के लाभ यहाँ पे कहेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे लाभ तभी मिलेंगे जब आप पूरे दिन में 4 बार इसका अभ्यास करें, एक बार में 20 बार अभ्यास करें। यदि 4 बार नहीं कर रहे तो 2 बार एटलीस्ट सुबह शाम आप इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे 4 अभ्यास भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे 4 बार में 80 बार अभ्यास भी आपका आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन आपने कंटिन्यूसली रखना है अपने आप को। तो ये नाड़ी शुद्धि का 4 बार अभ्यास हो गया, और इसके जो लाभ है वो तभी मिलेंगे जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ इसका अभ्यास करेंगे। अब हम बात करते हैं षटकर्म के अभ्यास की आवश्यकता है क्या, या षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए क्या। हठ प्रदीपिका क्या कहती है कि षटकर्म का अभ्यास करें कि ना करें। तो षटकर्म का अभ्यास, षटकर्म में जिसमें धोती, बस्ती, नेति, लोलकित, राटकम, कपालभाति, ये पूरा जो षटकर्म है हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कहा कि जो मोटे व कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको ही करना चाहिए। षटकर्म का अभ्यास वही व्यक्ति करे जो मोटे हैं, यानी कि जिनको फैट ज्यादा है, चर्बी जिनको ज्यादा है वो हो, और जिनका कफ बढ़ा हुआ है, उन व्यक्तियों को पहले षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए और बाद में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो पहले अपने मोटापे को या अपनी चर्बी को कम करें और कफ को कम करें, यानी कि कफ को संतुलित करने का प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति अपने मोटापे को और कफ को
संतुलित कर लेता है, उसको साध लेता है, तभी वो व्यक्ति आपका प्राणायाम करने का अधिकारी बनता है। इसलिए मोटे व कफ प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए सबसे पहले षटकर्म का अभ्यास अनिवार्य है। लेकिन ये अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी केवल मोटे व कफ प्रवृत्ति के लोगों के लिए ही है। जो मोटे नहीं हैं, जिनका कफ नहीं बढ़ा हुआ है, ना चर्बी है ना कफ है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के इनको स्किप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि षटकर्म करें कि ना करें, यह बड़ा एक प्रश्न रहता है। तो मैं कह रहा हूं कि मोटे और कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति ही करें। जिनका ना मोटापा है ना कफ है, तो उनको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महर्षि तो स्वामी स्वात्माराम जी इस बात को प्रमुखता से हठ प्रदीपिका में कहते हैं। तो इसलिए मोटे व कफ प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए ही षटकर्म की बात कही गई है, अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं। वो बाकी एग्जेम्प्ट हैं इससे। अब कुंभक का परिचय कर लेते हैं कि जो कुंभक हैं, जिनको प्राणायाम को कुंभक कहा है यहाँ पे। और सामान्यतः यदि हम प्राणायाम का 3 प्रकार यानी कि प्राण के जो विभाग करते हैं तो 3 होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक होता है श्वास को भरना, रेचक होता है श्वास को बाहर छोड़ना या अंदर छोड़ना, मतलब श्वास को छोड़ना बाहर, और कुंभक होता है श्वास को होल्ड करना, अंदर होल्ड करे बाहर होल्ड करे। तो रोकना कुंभक होता है, छोड़ना आपका रेचक होता है, और लेना आपका पूरक कहलाता है। तो पूरक, रेचक, कुंभक, इन तीनों को मिलाकर के ही ये 3 प्रक्रियाएं एक प्राणायाम में होती हैं, घटित होती हैं। तो या तो हम पहले लेते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ के बाहर ही छोड़े रखते हैं, या अंदर लेकर अंदर ही रोके रखते हैं। ये 3 प्रक्रियाएं प्राणायाम में मुख्य रूप से काम आती हैं। अब हठ प्रदीपिका में 8 प्रकार के कुंभक कहें या प्राणायाम कहें, उनकी चर्चा की गई है। उनके नाम हम जान लेते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और प्लाविनी प्राणायाम। ये यहाँ पे आपके 8 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की गई है। और 8 प्रकार के जो प्राणायाम है, अब उनकी हम विधि जानेंगे, उनके लाभ जानेंगे, उनमें किनको नहीं करना चाहिए, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो सब जानने का प्रयास अभी करेंगे। तो इसमें इससे पहले कि हम प्राणायाम को जानें, उससे पहले कि प्राणायाम के समय बंधों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कौन सा बंध कहाँ पे लगाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध, ये 3 प्रकार के बंध यहाँ पे हैं। और तीनों प्रकार के बंध कब कब लगाने चाहिए। तो जालंधर बंध क्या होता है, अपनी ठुड्डी को कंठकूप में लगा देना, ये जालंधर बंध कहलाया। उड़ियान बंध क्या होता है, अपने पेट को ऊपर की तरफ खींचना, यानी कि कुक्षी प्रदेश को मुख्य रूप से खींचना होता है, जो हम जहाँ पे हम अपनी पैंट बांधते हैं, या जो हमारा जो पोर्शन होता है, जो धड़ और सर के बीच में जो होता है, जो मध्य का स्तर होता है, पेट के ठीक नीचे की जो जगह होती है, उसको कुक्षी प्रदेश बोलते हैं। वास्तव में तो कुक्षी प्रदेश को ही ऊपर करना होता है, लेकिन उड़ियान बंध की व्याख्या बहुत सारे ऋषियों ने ऐसे भी की है कि अपने पेट को कमर के साथ चिपका देना, ये भी उड़ियान बंध ही है। लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका हम बात करें, तो कुक्षी प्रदेश का प्रयोग यहाँ पे मुख्य रूप से कहा है, ताकि कुक्षी प्रदेश से आपका प्राण और अपान का मिलन हो सके। इसके लिए कुक्षी प्रदेश को हम ऊपर उठाते हैं। और कुक्षी प्रदेश को ऊपर उठाना यानी कि उड़ियान बंध का प्रयोग कुंभक में किया जाता है, अंत्य कुंभक में, यानी कि जब श्वास लेकर के अंदर रोक रखा है, उस समय पे उड़ियान बंध का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि प्राण और अपान का मिलन हो सके, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बने और उनका मिलन हो। उसके बाद मूल बंध है, यानी कि अपने गुदा प्रदेश का संकुचन करना, उसका आंकुचन करे रखना, ये मूल बंध कहलाता है। तो जालंधर बंध हो गया, ठुड्डी को कंठकूप में लगाना। उड़ियान बंध का मतलब 2 प्रकार का है। कुक्षी प्रदेश यानी कि जहाँ पे हम पैंट को बांध रहे हैं, उस प्रदेश को हल्का सा ऊपर करना, ताकि जो आपका अपान है, वो प्राण है, उन दोनों का मिलन हो सके। और मूल बंध क्या है कि मूल बंध आपके गुदा प्रदेश को संकुचित करना। ये याद रखने की बात है कि जो बंध हैं उनको अप्लाई करने का तरीका क्या कहा। तो अप्लाई करने का तरीका ये कहा कि श्वास को अंदर भर के जालंधर बंध लगाएं और उसके बाद उड़ियान बंध का प्रयोग करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि उड़ियान बंध कैसे लगेगा, क्योंकि उड़ियान बंध तो श्वास को बाहर निकाल के लगेगा। क्योंकि यदि पहले वाली विधि को हम देखें कि उड़ियान बंध का मतलब है पेट को कमर के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका देना, तो वो तो यदि आपने श्वास भरा है तो संभव नहीं है, और यदि श्वास अंदर है तो संभव नहीं है, और श्वास बाहर है तो संभव है। लेकिन यहाँ पे कहा कि जालंधर बंध का प्रयोग करना है
और आपने कुंभक करना है, अंतः कुंभक करना है और फिर उड़ियान बंद करना है, तो यहाँ पे कुक्षी प्रदेश को सिकोड़ने की बात की गई। यहाँ पे पेट को नहीं सिकोड़ सकते आप, क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कुक्षी प्रदेश को जैसे ही थोड़ा सा आप अंदर की तरफ करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो आपको कुक्षी प्रदेश, आपके प्राण को अपान के साथ मिलाने का कार्य करेगा। तो ये यहाँ पे साइंस समझने की जरूरत है। तो कुक्षी प्रदेश को यहाँ पे थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेना है, ना कि पेट को। तो ये यहाँ ध्यान रखें। तो इस ध्यान के साथ ही हम जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद के सीक्वेंस को जान पाएंगे। तो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उड़ियान बंद तो बाह्य कुंभक के बाद होता है, लेकिन यहाँ अंतः कुंभक के बाद कहा है, माने श्वास को अंदर रोक करके अंदर ही रोके रखना। तो इसमें हमने जाना कि कुंभक कितने हैं, 8 प्रकार के कुंभकों की हमने चर्चा की, नाड़ी शुद्धि की चर्चा की, षटकर्म की आवश्यकता है कि नहीं है उसकी चर्चा की, और नाड़ी शुद्धि की उपयोगिता की चर्चा की, और प्राणायाम के समय किन किन बंदों को लगाना चाहिए और उसकी विधि क्या होनी चाहिए। अंतः कुंभक के साथ ही जालंधर बंद और उड़ियान बंद का प्रयोग होगा, और मूल बंद को आप किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं, अंतः कुंभक में भी, बाह्य कुंभक में भी। और इसके बाद हम जानेंगे कि और भी जो प्राणायाम की चीज़ें हैं उनको भी हम जानने का साथ साथ प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।